आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे 12th इकोनॉमिक महाराष्ट्र बोर्ड का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। ये प्रीवियस ईयर के बोर्ड में जो है 8 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप बोर्ड पेपर्स देखोगे तो ये मेथड्स जो है, ये मेथड में से टोटल 3 टॉपिक है। उसमें से पहला जो टॉपिक है वो है आउटपुट मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों मेथड में से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अगर 8 मार्क के लिए पूछा तो 2 मेथड पूछेगा, 4 मार्क के लिए पूछा तो कोई एक मेथड पूछेगा, 2 मार्क का पूछेगा तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ लेगा। बात समझ में आ गई सर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ये टॉपिक से पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अगर आप लास्ट 4 इयर्स का पेपर एनालाइज करोगे तो। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एकदम इजी वे में जो है सिंपल में बताऊंगा कि ये तीनों मेथड में क्या लिखना है, कितना लिखना है और इसको समझना कैसे है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मैं सिंपल नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना पढ़ने के लिए। बट पहले आप ये समझ लो, और जब आप समझ रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो अपने साथ नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ भाई, कि पढ़ रहे हो तो उसको लिख लो ताकि आपको वो आंसर याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम लोग को थोड़ा नेशनल इनकम के बारे में सर बता दो। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपडेट किया मेरे चैनल पे, बट इसमें हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। देखो, अब ये मैं एक सर्कल बनाया, अब ये सर्कल क्या हो गया, ये है इंडियन इकोनॉमी। क्या है? अब ऐसा अज्यूम करो कि ये जो सर्कल है ये हमारे देश की जो है इकोनॉमी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो सर्कल है ये हमारे इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश की, क्या इस इकोनॉमी के अंदर एक सेक्टर है सर? नहीं सर। सर इंश्योरेंस सेक्टर है, सर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर है, सर इसके अंदर पावर सेक्टर है, सर इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर इंडस्ट्रियल है, सर एग्रीकल्चर है, सर सर्विसेज है, बहुत सारे माइनिंग सेक्टर्स है ना। तो इसके अंदर क्या एक सेक्टर है सर? नहीं, इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो क्या करते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो सर इससे नेशनल इनकम से क्या लेना देना है? समझना है, बहुत जरूरी है। देखो, नेशनल इनकम मतलब होता है कंट्री का इनकम, और नेशनल इनकम हमेशा किस में कैलकुलेट किया जाता है? हमेशा मनी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। किस में कैलकुलेट किया जाता है? मनी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब नेशनल इनकम हमेशा जो है मनी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका मार्केट वैल्यू कितना है? उसका मार्केट वैल्यू कितना है, उसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। एक क्लासिक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन द इंडियन इकोनॉमी और आर इकोनॉमी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के अंदर, जैसे मान लीजिए 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसका मार्केट वैल्यू कितना है। ठीक है, वो ऐड करके अपन नेशनल इनकम बता सकते हैं। इन शॉर्ट, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होता है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है सर, उसके अंदर इनकम से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो ये हम तीनों मेथड में समझेंगे। बट यहाँ पे 2 चीजें क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई सर? नेशनल इनकम मतलब होता है कंट्री का इनकम, एंड नेशनल इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड नेशनल इनकम मतलब कैसे डिफाइन किया जाता है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन द इंडियन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। समझ गया? अगर अभी नहीं समझा तो मैं रियल एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहां तक क्लियर रखो आप। ठीक है, लिख लो जो आपको समझ में आया। नाउ अब इसमें मेथड है। पहला मेथड कौन सा है? यह है आउटपुट मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। तो आप जब इसको एक्सप्लेन कर रहे हो प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड क्या है, तो आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए सर? ऐसे
एक लाइन लिखो, माथे पे बिंदी लगाओ और पहला पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे कि आउटपुट मैथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मैथड और इन्वेंट्री मैथड। पहला सेंटेंस निकल गया सर। दूसरा क्या लिखोगे आप, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो कि जो प्रोडक्ट मैथड है ये प्रोडक्शन साइड से क्या करता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। प्रोडक्ट साइड से क्या करता है, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन साइड से जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और आप क्या लिखोगे कि जो ये आउटपुट मेथड है इसके अंदर क्या किया जाता है, इकोनॉमी के अंदर, जो मैंने आपको बताया अभी कि आउटपुट मेथड के अंदर क्या बोला है, आउटपुट मेथड के अंदर ये जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स, दैट मीन्स रेडी टू यूज। मतलब आप वो कार है तो आप ड्राइव कर सकते हैं, मोबाइल है तो डायरेक्टली आप यूज कर, दैट मीन्स रेडी होना चाहिए कंज्यूम करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो आउटपुट मेथड यही बोलता है, दूसरे पॉइंट में अपने को ये लिखना है कि आउटपुट मेथड जो प्रोडक्शन साइड है जिसमें क्या करता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। कैसे, इंडियन इकोनॉमी के अंदर या अपने इकोनॉमी, एक कंट्री के इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका मार्केट वैल्यू कितना फिनिश गुड्स का, वो ऐड करके हम लोग बता देते हैं कि आउटपुट मेथड है। बात समझ में आ गई सर? ठीक है, यहां तक क्लियर है। 2 पॉइंट बोला मैंने, इसको आउटपुट मेथड को प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड बोलते हैं। दूसरा, ये आउटपुट मेथड को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में उसका मार्केट वैल्यू के बेस पे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यहां तक क्लियर है सर? एक दूसरा पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हो कि जैसे आउटपुट मेथड जब कैलकुलेट किया जाता है तो हर प्रोडक्शन प्रोसेस का अलग अलग स्टेजेस होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर एक टी फैक्ट्री है तो टी फैक्ट्री के अंदर पहले क्या किया जाता है, लीफ को तोड़ा, पत्ते को तोड़ा जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, धुला जाता है, तो वो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे प्रोसेस में उस लीफ को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है तो उसका दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरे प्रोसेस में उसको पाउडर बनाया जाता है। चौथे प्रोसेस में उसको पाउडर के साथ उसको अलग अलग फ्लेवर ऐड किया जाता है उस पत्ते के साथ, और लास्ट 5th प्रोसेस में उसको पैकेट बनाया जाता है। तो अब अलग अलग स्टेजेस है। उसी तरीके से जैसे कपड़ा मैं पहना हूँ, टी शर्ट पहना हूँ, तो पहले इसको खेत में उगाया जाता है कॉटन, फिर वो कॉटन को क्या जाता है, धागे में कन्वर्ट किया जाता है। धागे में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया जाता है, उसको कपड़े में, क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता है। उस क्लोथ को कट करके टी शर्ट बनाया गया, शर्ट बनाया। तो ये अलग अलग प्रोसेस है स्टेजेस के। बात समझ में आ रही है, राइट है ना? तो सर आप ये क्यों बता रहे हो? सर देखो, प्रोडक्शन आउटपुट मेथड के अंदर ये भी होता है कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है मेथड ऑफ मेजरमेंट ना, तो जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक तरीका है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो ऐड कर दो। दूसरा क्या तरीका है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हर स्टेज का जितना वैल्यू वो ऐड हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं एक वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा क्या है, फाइनल गुड्स अप्रोच। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गई। सो व्हाट इज आउटपुट मेथड? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो वैल्यू है वो कैलकुलेट किया जाता है फाइनल गुड्स अप्रोच में, फिनिश गुड्स में, और वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या किया था, हर स्टेज प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या किया था है, मनी वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको रियल एग्जांपल बताया। जैसे फिनिश गुड्स में मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी, जैसे हम लोग ब्रेड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, फ्रिज हो, ठीक है, मिक्सर हो, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम लोग गुड्स के एग्जांपल, या बैंकिंग सर्विस है, या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब हर जगह जो भी हम लोग सर्विसेज या गुड्स खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो फाइनल गुड्स यूज़ हो रहा है। तो फाइनल गुड्स का कंट्री के अंदर जितने भी, इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अच्छा, वैल्यू एडेड में मैंने क्या बताया कि हर प्रोडक्शन का स्टेज होता है। मैंने आपको टी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको क्लोथ का एग्जांपल दिया, तो वो हर स्टेजेस पे क्या होता है, वैल्यू ऐड किया जाता है। इसके लिए बोलता है वैल्यू ऐड करना, मतलब एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेजेस पे वैल्यू ऐड करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड। जैसे मान लीजिए पहले 10 रुपीज़ था, ठीक है, टी का, जैसे मान लीजिए अगर मैं कपड़े का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो पहले 10 रुपीज़ था फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। अब ये कप जो खेती से मैंने निकाला कॉटन, उसको मैं धागा बनाया तो इसका कॉस्ट हो गया 50 रुपीज़, ठीक है। लेट्स एग्जांपल कितना हो गया, 50 रुपीज़। तो ये धागा मैंने बनाया कपड़े से, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में तभी धागा बना ना। अब ये थर्ड स्टेज में जाएगा तो कितना हो गया, लेट्स एग्जांपल 100 रुपीज़ हो गया।
कितना हो गया 100 रुपीज़ हो गया, ये थर्ड स्टेज है। अब फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है कि भाई कपड़ा बन रहा है, तो ये कितना उसका वैल्यू हो गया 200 हो गया। तो हर स्टेजेस पे वैल्यू ऐड हो जा रही है ना, तो हर स्टेजेस पे वैल्यू को ऐड करना ताकि हम लोग मेजरमेंट कर सके नेशनल इनकम आउटपुट मेथड से। बोलो समझ में आ गया सर? हाँ सर। आउटपुट मेथड बेसिकली हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट मेथड किससे? प्रोडक्शन साइड से, जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं और जो फाइनल गुड्स है उसका हम लोग वैल्यू ऐड कर देते हैं। दूसरा, अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं उसके हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो वैल्यू एडेड अप्रोच हो जाता है। तो ये है आउटपुट मेथड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया रहेगा व्हाट इज आउटपुट मेथड। ठीक है। अच्छा, हर मेथड का अपने को प्रिकॉशन लिखना है, प्रिकॉशंस लिखना है। ठीक है, प्रिकॉशन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप स्पेलिंग ना भूलो। ठीक है, प्रिकॉशन और प्रिकॉशंस। ठीक है, अब ये प्रिकॉशंस मतलब जब हम लोग ये आउटपुट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम, तो हमको क्या चीज़ें ध्यान देनी है? सबसे पहला कि भाई जो भी हम लोग प्रोडक्ट आउटपुट मेथड के अंदर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही हमको क्या करना? सिर्फ कैलकुलेट करना है। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज जो यूज किया जा रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे अब फार्मर है, ठीक है, हमारे गांव में जो मान लीजिए 2 कुंटल प्रोड्यूस किया हम लोग ने, 3 कुंटल प्रोड्यूस किया है, ठीक है, 300 किलो, 400 किलो, 500 किलो। अब वो हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में तो आया नहीं, उसका आटा नहीं बना, या फिर हम लोग ब्रेड कंपनीज के अंदर जो है वो नहीं आया, प्रोडक्शन प्रोसेस की, उससे बिस्किट बनेगा, ब्रेड बनेगा। तो जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आया ही नहीं, तो क्या उसका कैलकुलेशन गवर्नमेंट को मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको पता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट उस वक्त में क्या करता है? गेस वर्क करता है। क्या करता है? वो गेस वर्क करता है। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद परचेस ऑफ सेकेंड हैंड जो गुड्स होते हैं उसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? ऐड नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, तो करंट ईयर में उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, तो ये सेकंड हैंड। अच्छा, ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों में आप लिख सकते हो। ठीक है, और आपका होमवर्क ये है कि प्रिकॉशंस में और कौन से ऐसे 2 पॉइंट और हैं, कौन से ऐसे 2 पॉइंट है जो और दोनों के प्रिकॉशन, इनकम मेथड के भी प्रिकॉशन में आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड के भी प्रिकॉशन में आ गया। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इनकम मेथड। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि जो ये इनकम मेथड है इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट मेथड। सर ये फैक्टर कॉस्ट मेथड क्यों होता है? ये फैक्टर कॉस्ट मेथड इसलिए होता है, अब देखो इकोनॉमी के अंदर फैक्टर क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट? क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये क्या होता है? फैक्टर्स होता है। तो इस फैक्टर्स का जो इनकम रिसीव हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने लिखा कि इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि इनकम मेथड जो होता है उसके अंदर हम वो सारे इनकम जो रिसीव हो रहे हैं वो सब इसके अंदर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। सर एग्जांपल दो। मान लीजिए मैं कहीं पे कंपनी में जॉब करता हूं और मैं कुछ ना कुछ मेरे को सैलरी मिलती है, तो अब गवर्नमेंट जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा तो उस टाइम इनकम मेथड के थ्रू, तो उसमें मेरा जो सैलरी से आया है इनकम वो क्या किया था? ऐड किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दिया है, अब रेंट से आपको क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है, तो 2 सोर्सेस हो गए। तो वो इनकम के जितने भी सोर्सेस हैं और जो लोग भी कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो सारे इनकम क्या किए जाएंगे? इनकम मेथड के अंदर ऐड किए जाएंगे। बोलो आप समझा कि नहीं समझा? सर एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। इनकम मेथड मतलब क्या हुआ कि जितने भी कंट्री के अंदर जितने लोग भी हैं, अगर वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सोर्स है, जैसे रेंट से, सैलरी से, वेजेस से, या फिर कोई और अदर सोर्सेस, इनकम के सोर्सेस से, तो वो सारे ऐड किए जाते हैं इनकम मेथड में। बोलो अब 10 लाइन 4 लाइन लिख के आओगे कि नहीं लिख के आओगे? लिख के आओगे, राइट, है ना? तो ये आपको जो समझा उसको लिख लो अपने ओन वर्ड में, राइट? ठीक है, तो ये मेन था। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो है वो C प्लस आई प्लस, अगर आप देखोगे बुक के अंदर C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस
इम्पोर्ट, और इसके अंदर एक और है प्लस, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। क्या है? रिसिप्ट माइनस पेमेंट। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारी कंट्री जो है, कोई कंपनी है वो रन कर रही है दूसरे कंट्री के अंदर, ठीक है, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस बिजनेस रन कर रही है, अब वहां से कुछ रेवेन्यू जो होगा वो क्या हमारे कंट्री में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, राइट। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिसीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसीट। अच्छा, हमारे कोई रिश्तेदार या हमारे कंट्री के लोग बाहर कंट्री में जाके जॉब करते हैं तो वहां से फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? भेजते हैं ना, मतलब वहां की करेंसी अपने पास इनकम आ रही है ना, राइट, तो अपने कंट्री में आ रही है तो क्या होगी? रिसिप्ट हो जाएगी। लेकिन हमने जो लोन लेके रखा है दूसरे कंट्री से, दूसरे गवर्नमेंट से या वर्ल्ड बैंक से, तो उस जब लोन लिया है तो क्या भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो जो हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, जो लोन लिया फॉरेन कंट्री से, तो क्या रिसिप्ट हुआ? नहीं, अपन ने लोन लिया, अपन तो इंटरेस्ट भर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट जब भर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेमेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसी तरीके से कोई बाहर की कंपनीज अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में या अपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इनकम कहां लेके जाएगी? अपने कंट्री में। तो क्या हो जाएगा? बेसिकली पेमेंट हो जाएगा, जैसे डिविडेंड हम लोग पेमेंट करते हैं। बात समझ में आ गई, राइट, है ना। एक बार वापस एग्जांपल सुनो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई इंडियन कंपनीज है, अब वो बाहर कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, अब वहां से उसको क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिविडेंड। तो अब अपनी कंट्री का एक कंपनी, अपन ने इन्वेस्टमेंट किया तो अपने को डिविडेंड मिल रहा है, तो अपना क्या है? इनकम है। उसी तरीके से बाहर की कंट्री अगर अपने इंडियन मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करे और अपन ने डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो किसको फायदा हो रहा है? फॉरेन कंपनीज को हो रहा है। तो वो क्या होगा? पैसा तो लेके जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा। तो रिसिप्ट पेमेंट समझ में आ गया, राइट। और जो नहीं आया उसको मिक्स इनकम में अपन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो ये 3 पॉइंट आप इजिली लिख सकते हो, ठीक है। पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया फैक्टर कॉस्ट मेथड है। दूसरे पॉइंट में क्या डिस्कस किया हमने? दूसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जितने भी इनकम रिसीव होते हैं सिटीजन्स को, वो सारे इनकम क्या कहते हैं? ऐड किए जाते हैं, चाहे वो रेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, चाहे वेजेस के फॉर्म में हो, ठीक है, या कोई अदर सोर्सेज के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका भी प्रिकॉशन है, ठीक है। तो अब इसका प्रिकॉशन आप कमेंट में मुझे जो है बताओ कि कौन सा। जैसे यहाँ पे सेकंड हैंड का है, तो सेकंड हैंड से अगर कुछ इनकम होगा तो क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक था, कार था, आपने बेच दिया, तो अब सेकंड आपका इनकम हुआ, तो क्या वो इनकम मेथड के अंदर कैलकुलेट होगा? सर नहीं, सेकंड हैंड इनकम का ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि करंट ईयर में उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी अपन ने काउंट किया। 2 बार काउंट कर लेगा तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगा, जो इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले डिफिकल्टीज मेजरिंग नेशनल इनकम। तो इसके प्रिकॉशन एक तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी के 3 प्रिकॉशन और कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ सर हाँ समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर अच्छा लगे इन द सेंस मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, राइट, और आप मुझे सच में फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगा, एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड आता है। देखो मोस्टली अगर देखा जाए तो कंट्री आउटपुट मेथड और इनकम मेथड ही क्या करती है? फॉलो करती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सारी कंट्रीज, ठीक है। बट ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये बहुत कम कंट्रीज जो है फॉलो करती है, और बहुत कम टाइम में क्या मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझा सर? यहाँ से ये समझा कि ये जो नेशनल इनकम के मेथड है, तो कंट्री के अंदर इकोनॉमी अपना जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो वो आउटपुट मेथड यूज करता है और इनकम मेथड यूज करता है क्या कैलकुलेट करने के लिए? अपने कंट्री का इनकम कैलकुलेट करने के लिए। एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज होता है बट बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सर एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड ये होता है कि हम कंट्री के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब जितना भी खर्चा कर रहे हैं, वो सारे खर्चे को अपन ऐड करके बना देते हैं कि भाई इतना खर्चा है, तो वो क्या हो गया? नेशनल इनकम हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम और आप हाउस होल्ड पे जो हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, एसी, फैन, कुर्सी, जो भी मतलब एनीथिंग, फर्नीचर, या फिर डेली बेसिस पे हम लोग जो यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारा जो डेली बेसिस पे खर्चा होता है, या तो फिर हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब करते हैं, तो वो पेरिशेबल गुड्स हो गया। ड्यूरेबल गुड्स जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये सब ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं, तो कंट्री के अंदर सभी लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो ऐड कर दो तो उसको हम लोग बोलेंगे सी, दैट इज कंजम्पशन, सी फॉर कंजम्पशन। दूसरा इन्वेस्टमेंट,
मतलब नए नए जैसे बिजनेस जब सेटअप किए जाते हैं तो बिजनेस सेटअप में क्या होता है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, एसेट्स बाय करता है, मशीनरी बाय करता है, राइट है ना, लैंड एंड बिल्डिंग्स बाय करता है। तो अब जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है मशीनरी के लिए, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक बिजनेसमैन, तो वो कितना कर रहा है, वो टोटल खर्चे को क्या करो, आई में ऐड कर दो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आपने मेरा पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक फिनांस वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा है तो जाके देखो, क्योंकि वहां पे हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में 2 एक्सपेंडिचर बताया, एक बताया ऑब्लिगेटरी, दूसरा ऑप्शनल। तो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करता है वो भी क्या कहता है, ऐड किया जाता है। एंड लास्ट में जो है यहाँ पे एक्स माइनस इंपोर्ट भी ऐड कर दिया जाता है। तो इससे हमारा क्या बन जाता है कि हमारे कंट्री के अंदर कितना एक्सपेंडिचर, हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। तो ये तो और इजी था। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या हुआ कि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंज्यूमर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो वो क्या किया था, ऐड कर दिया जाता है। तो उसको अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, जैसे इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते थे, इसको आउटपुट इन्वेंटरी मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं आउटले मेथड। क्या बोलते हैं, आउटले मेथड। ठीक है, तो ये जो आउटले मेथड है, मतलब ये एक्सपेंडिचर मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आप पहला पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट आप लिखो कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या किया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा, वो बिजनेसमैन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड बन जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार क्वेश्चन भी आया था, कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऐसा दिया था और कैलकुलेट करने के लिए बोला था कितना एक्सपेंडिचर है हुआ है, तो 4 मार्क के लिए आया था। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। वो एग्जांपल्स अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ सो आई एम श्योर कि आपको ये जो तीनों टॉपिक था समझ में आ गया रहेगा। अच्छा, इसका भी क्या है, प्रिकॉशन है। तो इसका भी प्रिकॉशन में वही रहेगा कि जो एक्सपेंडिचर सेकंड हैंड गुड्स का है तो वो क्या किया था, ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी के 3 और टोटल कितने, कम से कम 4 प्रिकॉशंस याद रखने हैं आपको। कितने, 4 प्रिकॉशंस याद रखने हैं। यहाँ पे तो मैंने 3 बता ही दिया था जो ईजी है, ठीक है। तो बाकी के 3 आप ये इतना होमवर्क कर लो ताकि आपको ऐसा लगे कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आप उसमें खुद माइंड एफर्ट पुट कर रहे हो तो आपको ईजी लगे। क्योंकि इसका नोट्स भी तो मैं दे रहा हूँ, डायरेक्टली जाके पढ़ लेना, टेंशन ही नहीं, बुक में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं आपको, है ना। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।